हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति। और आज के जो मैंने एडिटोरियल पिक किए हैं उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है रुपी में जो सेटलमेंट करने की बात चल रही है, पेमेंट सेटलमेंट करने की बात चल रही है इंटरनेशनल ट्रेड में, वो उससे डील कर रहा है। ये हम पर्टिकुलरली देखेंगे, हम बाकी कंट्रीज के साथ भी जो है रुपी में सेटलमेंट करने वाले हैं, इंक्लूडिंग रशिया से हम जो है ऑयल इम्पोर्ट कर रहे हैं, मिनरल फ्यूल इम्पोर्ट कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली हमारी डिफेंस डील्स बहुत ज़्यादा उनके साथ होती हैं। तो S-400 जो है उस रिस्पेक्ट में हम जो पेमेंट करने वाले हैं वो रुपी में करने वाले हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या एडवांटेजेस है, क्या एडवांटेजेस रहेगा अगर हम रुपी में पेमेंट करते हैं, तो क्या हर्डल्स आ रहे हैं इसके अंदर और उनको कैसे जो है वो डील किया जा सके, इन हर्डल्स को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं और इस तरीके से हम हमारा जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे वॉस्ट्रो नॉस्ट्रो अकाउंट्स की बात की गई है, यहाँ पे एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। इसके अलावा S-400 क्या है ये डील करेंगे। इसके अलावा जो दूसरा मेरा एडिटोरियल है वो एंटार्क्टिका जो बिल आ रहा है उसके ऊपर है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, उससे डील करेगा। इसके अलावा एंड द नेक्स्ट वन इज़ द US स्पीकर की जो विज़िट हुई है ताइवान के अंदर, तो वो देखेंगे और इसका इफ़ेक्ट ऑन दी रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू USA, चाइना एंड ताइवान। ये एडिटोरियल था न्यूज़पेपर में, इसकी हेडिंग थी यूजिंग अ रुपी रूट टू गेट अराउंड अ डोमिनेटिंग डॉलर। तो हम देख रहे हैं कि हाल ही में इंडिया अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज़ जो है वो जो है इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है उसमें जो सेटलमेंट करना होता है, पेमेंट सेटलमेंट्स किए जाते हैं, उसके लिए जो है वो कंसिडर कर रहे हैं यूज़ ऑफ अदर करेंसीज, बाकी करेंसीज़ का इस्तेमाल किया जाए इन द पेमेंट सेटलमेंट करने के लिए, अदर देन दैट ऑफ डॉलर के अलावा बाकी करेंसीज़ का इस्तेमाल किया जाए सेटलमेंट्स करने के लिए। ये इंडिया और बाकी कंट्रीज़ जो है कंसिडर कर रहे हैं। ये ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है, पर्टिकुलरली रशिया पे हम देख रहे हैं सैंक्शंस लगाए गए इन द वेक ऑफ द वॉर विथ यूक्रेन, तो उसके बाद से ये जो है कंसिडरेशन में आया है, ये फिनोमेना जो है कंसिडर किया जा रहा है। तो यहाँ पे इंडिया जो है कीनली इंटरेस्ट ले रहा है कि जो हमारा ट्रेड और पेमेंट सेटलमेंट्स किए जाएँ वो रुपीज़ के उसमें किए जाएँ इंस्टेड ऑफ डॉलर्स, और ये विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज़ के साथ हम जो है सेटलमेंट करने वाले हैं रुपीज़ में, ऐसा चल रहा है, इंक्लूडिंग रशिया से हम इंपोर्ट करते हैं मिनरल फ्यूल, ऑयल, एंड यहाँ पे हम डिफेंस की जो हमारी परचेज़ होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ से, और फिलहाल भी चल रही है S-400 ट्रिम्फ एयर डिफेंस सिस्टम के रेस्पेक्ट में। तो हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा जो हमें सेटलमेंट करना है वो रुपी के थ्रू किया जाए, और कैसे किया जाएगा, ये वॉस्ट्रो अकाउंट्स मेंटेन बाय द रशियन बैंक्स इन इंडिया। तो ये जो वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो टर्म्स हैं ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है, इनका मतलब क्या है शॉर्ट में एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो, सपोज़ कोई इंडियन बैंक है जिसकी ब्रांचेस बाहर है, ओवरसीज़ है, USA के अंदर है, तो यहाँ पे जो अमाउंट, जो उसका अकाउंट है हमारे इंडियन बैंक का वहाँ पे, तो हमारा जो मनी है इट्स लाइक नॉस्ट्रो इज़ आर मनी एंड वॉस्ट्रो इज़ योर मनी। तो जो इंडियन बैंक है दैट इज़ हैविंग अ नॉस्ट्रो अकाउंट इन USA, मतलब आर मनी इज़ डिपॉजिटेड देयर, हमारा जो मनी है वो वहाँ डिपॉजिटेड है। तो ये इंडियन बैंक के लिए जो टर्म यहाँ पे यूज़ होगी कि इंडियन बैंक का अकाउंट जो बाहर USA में है, तो वो तो हो गया नॉस्ट्रो अकाउंट। द सेम अकाउंट फॉर USA के लिए जो होगा वो होगा वॉस्ट्रो अकाउंट, योर मनी, इंडियन बैंक का मनी है तो योर मनी, तो वो सेम अकाउंट ही है जिसका हमारा, इफ़ इट्स आर मनी दैट इज़, तो जो टर्म यूज़ होती है नॉस्ट्रो होती है, एंड योर मनी दैट इज़ वॉस्ट्रो हो जाती है। तो यहाँ पे हम जब देख रहे हैं तब वॉस्ट्रो अकाउंट्स मेंटेन बाय द रशियन बैंक्स इन इंडिया, तो जो रशिया के बैंक्स यहाँ पे हैं दैट इज़ मनी किसका है, रशियन बैंक्स का है इसमें। तो वॉस्ट्रो अकाउंट्स ऑफ रशिया, योर मनी, रशियन बैंक्स ने जो मेंटेन कर रखे हैं यहाँ पे अकाउंट, उसमें वो सेटलमेंट हम जो है करेंगे। RBI ने प्रोएक्टिव स्टैंड लिया है रुपी सेटलमेंट ऑफ ट्रेड को लेकर, एक सर्कुलर जारी किया गया है 11 जुलाई 2022 को, कि ये जो है रुपी में अब अपन जो है ट्रांजेक्शन करेंगे, पेमेंट सेटलमेंट्स किए जाएंगे। और ये जो है ऑप्शन फॉर इन्वॉइसिंग इन रुपीज़ वॉज, ये ऑलरेडी लीगल है इन टर्म्स ऑफ एक रेगुलेशन है, रेगुलेशन 7 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डिपॉजिट रेगुलेशन 2016। उसके अकॉर्डिंग ये जो इन्वॉइसिंग इन रुपीज़ होता है दैट इज़ ऑलरेडी लीगल थिंग। किसके, कौन से रेगुलेशन के थ्रू है ये, रेगुलेशन 7 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डिपॉजिट रेगुलेशन 2016। ये जो करंट सर्कुलर है ये ऑपरेशनलाइज करेगा जो भी 11 जुलाई को जो सर्कुलर जारी किया गया है विद रिस्पेक्ट टू द कि रुपी जो रुपी है उसका इस्तेमाल किया जाएगा फॉर द सेटलमेंट, ट्रेड सेटलमेंट्स के लिए। तो ये जो सर्कुलर है दैट एम्स टू ऑपरेशनलाइज, इसमें किए जाएंगे दैट वॉस्ट्रो अकाउंट्स विद रशियन बैंक्स इन इंडिया इन अ बिट टू प्रमोट। ये क्यों किए जा रहे हैं नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो, से फ़ायदा क्या होगा, इससे ट्रेड व्यापार में बढ़ोतरी होगी और एक बेटर स्टेटस मिल पाएगा हमारे रुपी को एज एन इंटरनेशनल करेंसी के तौर पे।
अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या होगी इस स्टेप को उठाने से, अगर हम हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो डॉलर के बदले डॉलर में नहीं कर रहे हैं और रुपये में कर रहे हैं, तो इससे हमें क्या एडवांटेजेस होने वाली हैं। तो फर्स्ट फॉरमोस्ट एडवांटेज है दैट इज़ अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन हाईली प्राइस्ड डॉलर। इस वक्त हम देख रहे हैं डॉलर जो है बहुत अप्रिशिएट हो चुका है, तो अगर हम डॉलर में ही करें तो डॉलर ऑलरेडी अप्रिशिएट हो रखा है, एक जिसकी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा हो रखी है इस वक्त डॉलर की और सप्लाई कम हो रखी है। एक अप्रिशिएटेड करेंसी में हमें कॉस्टली पड़ेगा अगर हम ट्रेड कैरी करें, इंस्टेड अगर हम रुपये में करते हैं तो हमारी जो है हमें हाईली प्राइस डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इस तरीके से ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। हम देख रहे हैं इस वक्त जो हमारी जो व्यवस्था और पूरी अर्थव्यवस्था चल रही है, तो हम देखें तो इस वक्त जो है डॉलर अप्रिशिएट हो रखा है, रुपी डेप्रिशिएटेड हो रखा है। अब ये जो है कि कैसे होता है, हमारे डेप्रिसिएशन की वजह से हमारी जो है इन्फ्लेशन ज़्यादा चल रही है कंट्री में, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कैपिटल फ्लाइट यहाँ से उन्होंने जो है बाकी कंट्री से हटा के उन्होंने यूएस में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। तो जिस वजह से तो विच हैज़ एक्सचेंज वैल्यू, अभी अगर हम देखें एक्सचेंज वैल्यू तो दैट इज़ समवेयर ₹80 इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ डॉलर, इम्पैक्टिंग इंडियन इकोनॉमी विथ हाई इन्फ्लेशन। हमारी जो है चल रही है, कैपिटल फ्लाइट चल रहा है बिकॉज ऑफ द फेड ने इंटरेस्ट रेट हाई की थी, इन्वेस्टर्स ने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ से फ्लाइट हुआ है कैपिटल का, एंड पॉसिबल हाइक इन यूरोपियन यूनियन एज वेल। सो एंड ड्रॉप इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अगर हम देखें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी ड्रॉप आया 70 बिलियन का सिंस सितंबर 2021। तो ऑल दिस सिनेरियो को देखते हुए ये जो है ये हमारे लिए एडवांटेजेस रहेगा कि हम रुपये में करें, अप्रिशिएटेड डॉलर में ना करें ट्रांजैक्शन। दूसरी बात, इस वक्त अगर हम रुपी और रूबल का इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, तो एक डिप्रिशिएटेड रूबल में अगर हम ऑयल लेंगे तो ये ना सिर्फ हमारे लिए कॉस्ट सेविंग तो होगा ही, लेकिन इसका एक और फ़ायदा ये होगा कि जो ट्रांसपोर्ट टाइम जो लगता था उसमें भी दैट इज़ हैविंग एडवांटेज दैट सेव द ट्रांसपोर्ट टाइम विद द यूज़ ऑफ मल्टी मॉडल रूट्स यूजिंग द लैंड, सी एंड एयर रूट्स। तो ये दो एडवांटेजेस हम देख रहे हैं, एक तो अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन इन हाईली प्राइस डॉलर एंड सेकेंड इज़ बाइंग ऑयल इन अ डेप्रिशिएटेड रूबल, तो दैट विल बी कॉस्ट सेविंग रहेगा हमारे लिए। इसके अलावा जो तीसरी एडवांटेज है, इंडिया इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रेड एक्सपेंशन। हम इसको ट्रेड एक्सपेंशन के तौर पे भी देख रहे थे कि रशिया पे लगा है सैंक्शन इस वक्त बाय द वेस्टर्न नेशंस के द्वारा। सो उधर जो है रिसेशन की सिचुएशन आ रखी है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रखा है। अगर हम ये जो है हमारा यहाँ पे अगर इंडिया क्या इसे अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहा है, पॉसिबल यूज़ बाय रशिया ऑफ द सरप्लस इन द वॉस्ट्रो रुपी अकाउंट रहेगा अगर, तो वो हम लोगों से ज़्यादा परचेज़ कर सकते हैं उनको, और कहीं से अभी जो है वो इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस सेंक्शंस। सो ये जो सरप्लस रहेगा इन द वॉस्ट्रो रुपी अकाउंट इन रशियन बैंक, तो दे कैन मेक दी एडिशनल परचेजेज इसकी वजह से की जाएगी इंडिया से। तो हमारा जो है इस वजह से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ट्रेड बूस्ट होएगा, जो हमारी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड सच परचेजेस नॉट ओनली इंक्लूड मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट टू रशिया बट ऑल्सो रेंज ऑफ प्रोडक्ट दैट रशिया माइट नीड पर्टिकुलरली टू रिड्रेस द हार्डशिप फेस्ड विद द सैंक्शंस। अब देखते हैं, ये तो थी हमारे पास जो एडवांटेजेस रहेंगे अगर हम हमारे वॉस्ट्रो नॉस्ट्रो के थ्रू हमारा जो ट्रेड सेटमेंट्स कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन इसके साथ ही कुछ हर्डल्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। हर्डल्स क्या क्या है? पहली चीज़ तो जो करेंसी एक्सचेंज हमने जो डिसाइड करना होगा कि रुपी और रूबल का जो वो है एक्सचेंज रेट है वो कैसे हम इसमें कंसिडर करेंगे। सो डिसाइडिंग एक्सचेंज रेट बिटवीन रुपी एंड रूबल, जो दो वोलेटाइल करेंसीज है, पहले तो उनका एक्सचेंज रेट डिटर्मिन करना ये हमारे लिए चैलेंज है। दूसरी बात, क्या विलिंग रहेंगी प्राइवेट पार्टीज़ जो है कंपनीज एंड बैंक्स की वो एक्सेप्ट करें रुपी फॉर ट्रेड एंड सेटलमेंट्स के लिए। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे हमें भी देखना होगा कि यूएस का क्या ऑफिशियल कंसर्न रहता है, उनका क्या रिएक्शन रहता है इस डील के ऊपर। स्पेशली अगर हम बात करें कि हम वहाँ से परचेज़ करने वाले हैं S-400 डिफेंस इक्विपमेंट, तो यूएस रिएक्शन ओवर दीज काइंड ऑफ डील्स। एंड लास्टली जो है, अगर हम जो इंडिया रशिया डील कर रहे हैं स्पेशली ऑन ऑयल को लेकर जो डील कर रहे हैं, तो वेस्टर्न वर्ल्ड कंसिडरिंग इट एज एन इनडायरेक्ट, इसको देख सकता है एज एन इनडायरेक्ट बैकडोर सपोर्ट के तौर पे जो कि इंडिया कर रहा है रशिया को, इस तरीके से भी देखा जा सकता है। लेकिन अब अगर हम इसका जो है सार निकालें, निष्कर्ष निकालें, तो हम देखेंगे कि इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है ये सारे जो हर्डल्स इनको मैनेज करना, क्योंकि हम देखिए जो ट्रेड हमारा चल रहा है रशिया के साथ वो कोई नया तो है नहीं, अटेम्प्ट्स टू यूज़ द रुपी, और ना ही ये पहली बार हो रहा है कि हम रुपी का इस्तेमाल करें ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए। तो और वैसे भी सोवियत यूनियन के उससे हम देखें तो वहाँ उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाई थी, भिलाई स्टील प्लांट वगैरह, तो उनके साथ हमारी जो ट्रेडिंग है बहुत पुरानी है, और जिस तरीके से हम उनके साथ पास्ट में मैनेज करते आए हैं वो हमें क्ल्यू प्रोवाइड करेगा कि जो हर्डल्स अभी आ रहे हैं इनको कैसे एड्रेस किया जा सके।
अब ये जो हमारा आर्टिकल था इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हमने देखी हैं हम उसे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो वन लाइनर के तौर पे पूछी जाए कि नहीं, प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछी जाए चाहे मेंस एग्जाम्स में पूछी जाए। तो यहाँ पे हमने जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखी हैं उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने ये वॉस्ट्रो वर्ड यहाँ पे देखा था, वॉस्ट्रो अकाउंट से सेटलमेंट क्या जाएगा। तो ये वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो होता क्या है ये पूछा जा सकता है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टर्म्स जो है इम्पॉर्टेंट है। तो इसे अगर इसमें हम एग्जांपल देखिए, इसे बैंक ए जो है उसका एक अकाउंट है यूएसए में, ठीक है। एक बैंक ए है, इंडियन बैंक है, उसका एक अकाउंट है यूएसए के अंदर। तो यहाँ पे जो ये पूरा ट्रांजेक्शन ये फॉरेन सेंटर में होगा ये अकाउंट, और फॉरेन करेंसीज में डिनोमिनेटेड होता है। तो बैंक ए विल यूज़ द टर्म, और बैंक ए का अकाउंट है तो उसके लिए जो टर्म यूज़ होती है वो एक ही अकाउंट है, बस उसका नाम जो है वो बदल जाता है कि वो देखा किस दृष्टि से जा रहा है। बैंक जो है यहाँ पे हमारा बैंक ए विल यूज़ द टर्म। तो सपोज़ कीजिए जो बैंक ए है वो इंडियन बैंक है, उनका एक अकाउंट है बैंक बी के अंदर, बैंक बी जो है वो यूएसए के अंदर है। तो हमने यहाँ पे बोला है फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड होगा, फॉरेन सेंटर में होगा। तो यहाँ एक इंडियन बैंक है जिसका हमने नाम रख दिया बैंक ए, उनका फॉरेन सेंटर में, फॉरेन डिनोमिनेशन में, बाहर की कंट्री में अकाउंट है, दैट इज़ किसके पास है, बैंक बी के पास है, वो यूएसए में है। तो ये हमारा पैसा इसमें इट्स लाइक द नॉस्ट्रो अकाउंट फॉर बैंक, इंडियन बैंक के लिए ये जो हुआ वो नॉस्ट्रो अकाउंट हुआ, आर मनी डिपॉजिटेड देयर, आर मनी, नॉस्ट्रो इज़ आर मनी एंड वॉस्ट्रो मीन्स योर मनी। तो ये जो इंडियन बैंक हुआ इसके लिए तो ये नॉस्ट्रो अकाउंट हुआ, आर मनी, एंड जो बैंक बी है जो यूएसए वाला बैंक है उनके लिए ये वॉस्ट्रो अकाउंट हुआ, योर मनी। तो दिस इज़ द टर्म, ये सिर्फ एक ही अकाउंट है, लेकिन देख कौन रहा है उस दृष्टि से इसका नॉमेनक्लेचर कर रखा है, नॉस्ट्रो है कि वॉस्ट्रो है। तो सपोज़ यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे एक एक्सपोर्टर है, कोई इंडियन बिजनेसमैन है, उसका सामान बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, रशिया में जा रहा है। तो जो और रशियन बायर्स ने ख़रीद लिया, 10 लाख का उन्होंने जो है सामान ख़रीदा है। तो अब ये 10 लाख इंडियन जो बिज़नेसमैन है उसको देने होंगे, उसके पास आने हैं, ये आएंगे कैसे, जो बैंक इंडिया में है। तो इंडियन बैंक से क्या करेंगे, रशियन वॉस्ट्रो अकाउंट से वो डेबिट कर देंगे। वॉस्ट्रो अकाउंट रशियंस का पैसा है, योर मनी हेयर, और करेगा कौन डेबिट, इंडियन बैंक्स जो हैं वो डेबिट करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि हमने एक और देखा था, एक हर्डल हमने देखा था कि जो रुपये और रूबल है उसकी एक्सचेंज रेट को निर्धारित कैसे किया जाएगा इन दो को। तो यहाँ पे हमें इस कॉन्सेप्ट के थ्रू ये भी पता होना चाहिए कि एक्सचेंज रेट्स कैसे डिटर्मिन की जाती हैं। अगर हम बात करें तो जो दो मेजर तरीके हैं, वैसे तो देयर आर 4-5 टाइप्स जिसके थ्रू जो है वो डिटर्मिन की जाती है। बहुत सारी टाइप्स हैं किस तरह से डिटर्मिन होती आई हैं, लेकिन अभी के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो फ्लोटिंग वर्सेस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की हम बात करते हैं। फ्लोटिंग की बात करें तो फ्लोटिंग में क्या होता है, वो मार्केट डायनामिक्स के ऊपर चलती हैं। वहाँ पे जो करेंसीज़ हैं, डिमांड एंड सप्लाई उनकी किस हिसाब से है, उस हिसाब से उनकी जो रेट है वो तय होती है। जिस करेंसी की ज़्यादा डिमांड है उसकी वैल्यू उतनी ही इंक्रीज़ हो जाएगी। ये तो हुई फ्लोटिंग रेट, जो कि मार्केट डायनामिक्स के हिसाब से चल रही है, उनकी डिमांड एंड सप्लाई मार्केट में कितनी है उस हिसाब से उनकी रेट तय हो जाती है। और जो दूसरा तरीका है दैट इज़ फिक्स्ड रेट्स का, फिक्स्ड और पेग रेट। ये जो होती है फिक्स्ड रेट वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट डिटर्मिन करिए रेट को थ्रू सेंट्रल बैंक के द्वारा, ठीक है, दैट इज़ डिटर्मिन बाय द गवर्नमेंट थ्रू सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए करेंसीज़ का सेल और बाय करती है, अपनी करेंसीज़ को पेग कराती है अगेंस्ट दी अदर currencies. So here to maintain its exchange rate, the government will buy and sell its own currencies. ओन करेंसीज को बाय सेल करेगी इन ऑर्डर अगेंस्ट द करेंसी टू विच इट इज़ पेग्ड। तो ये तो हुआ एक तरीके से कि किस तरह से एक्सचेंज रेट वगैरह फिक्स की जाती हैं। इसके अलावा हम देखिए कि एक करेंसी की जो रेट है वो और कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे अफेक्ट होती है कोई करेंसी की वैल्यू। तो हम देखें तो जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है और कंट्री की स्टेबिलिटी, ये भी फैक्टर्स बनते हैं किसी भी करेंसी के वैल्यू के डिटर्मिनेशन में। कि अगर कंट्री स्टेबल नहीं है तो जो वैल्यू है उस करेंसी की वो बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। और बाकी फैक्टर्स जो अफेक्ट करें फॉरेन एक्सचेंज रेट को, उसमें इंक्लूड होते हैं पॉलिटिकल क्लाइमेट कंट्री का कैसा है, कैसे स्टेबल गवर्नमेंट है कि नहीं, देन इन्फ्लेशन, पब्लिक डेप्ट, जीडीपी, कॉन्फिडेंस, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड द बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये सारे फैक्टर्स भी करेंसी की वैल्यू को जो है वो अफेक्ट करते हैं।
अगर यहाँ पे पब्लिक डेब्ट ज़्यादा है तो जो वैल्यू है करेंसी की गिरेगी, इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो वैल्यू डेप्रिशिएट करती है उस करेंसी की। जीडीपी स्ट्रांग हुआ है किसी कंट्री का तो एप्रिशिएट होएगी, क्योंकि जीडीपी बढ़ने से, स्टेबल गवर्नमेंट से जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, तो उस वजह से दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन द कंट्री, तो इस वजह से जो है वो एप्रिशिएट होने लगती है करेंसी। और इसके अलावा बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर हमारी कंट्री का अच्छा है तो हमारी जो करेंसी है वो एप्रिशिएट हो जाएगी, बैड है, नेगेटिव में जा रहा है तो वो जो है वो डिक्लाइन कर, जो डिप्रिशिएट हो जाएगी करेंसी। गवर्नमेंट इंटरवेंशन से एक्सचेंज रेट में फ़र्क आता है। हमने अभी बताया कैसे गवर्नमेंट फिक्स्ड पैक्ड एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल करती है उसको मैनेज करने के लिए, करेंसी वैल्यू को मैनेज करने के लिए, तो इस वजह से गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सचेंज रेट्स के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो इस आर्टिकल में हमने देखी वो है दैट इज़ S-400। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि ये क्या है S-400। तो इसकी हम बात करें तो दिस इज़ एन एयर डिफेंस सिस्टम, ये रशिया से हम जो है इंडिया लेने वाला है। दिस इज़ अ एयर डिफेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड एंड दिस इज़ टू प्रोटेक्ट ऑलमोस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ एरियल अटैक से ये प्रोटेक्ट करने के लिए है ये, इंक्लूडिंग द ड्रोन्स, मिसाइल, रॉकेट, इवन फाइटर जेट। The system intends to act as a shield over a particular area. Is a long range surface to air missile system है. Which one? This is surface to air missile system and इसके अंदर इसमें लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रडार्स हैं जो कि सेंड करेंगे इन्फॉर्मेशन कमांड व्हीकल को ऑन आइडेंटिफाइंग द टारगेट। द कमांड व्हीकल ऑर्डर अ मिसाइल टू लॉन्च। हाउ इट विल गोइंग टू ऑपरेट, तो ये किस तरह से ऑपरेट करने वाला है। इट हैज़ अ लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रडार्स हैं, जैसे ही उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो जो है कमांड व्हीकल को देंगे, सेंड इन्फॉर्मेशन टू कमांड व्हीकल, और आइडेंटिफाइंग द टारगेट की मिसाइल जो है कमांड व्हीकल जो है ऑर्डर करेगा मिसाइल टू लॉन्च। And this 400 has a capacity to protect a much larger area from the threats that are much farther। जिसका एरिया है, बड़े एरिया को ये कवर कर सकता है सिस्टम। S-400 detects an aerial threat approaching the air defense bubble, the area it has to protect, calculate the trajectory of the threat and fire missile to counter it। So the next important editorial जो है वो है इंडियन एंटार्क्टिक बिल 2022। ये लोकसभा ने भी पास किया है इंडियन एंटार्क्टिक बिल, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे असिस्ट करने के लिए प्रोटेक्टिंग दिस फ्रोजन कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करना है। और यहाँ पे हमारे 2 रिसर्च स्टेशन हैं, मैत्री एंड भारती, एंड यहाँ पे हम साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन करते हैं और नेशंस भी यहाँ पे साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन जो है वो करते हैं। जो मेन एम है यहाँ पे इस बिल में जो हम लेके आ रहे हैं, जो मेन एम है यहाँ पे इज़ टू एंश्योर डीमिलिटरलाइजेशन रखना इस एंटार्क्टिक रीजन का एंड गेटिंग रिड ऑफ द माइनिंग एंड इलीगल एक्टिविटीज़। अब एक एंटार्क्टिक ट्रीटी है तो हम देख लेते हैं इस एंटार्क्टिक ट्रीटी के क्या प्रोविजंस हैं, इसमें क्या क्या बातें कही गई थी। तो ये जो एंटार्क्टिक ट्रीटी है इसे साइन किया था 12 कंट्रीज़ के द्वारा किया गया था, वाशिंगटन में किया गया था ऑन 1 दिसंबर 1959 में। फॉर मेकिंग दिस एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट क्यों की गई थी ये जो ट्रीटी है साइन, क्योंकि हाँ इसमें ये था कि एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट जो है उसे डीमिलिटरलाइज जोन बनाए रखा जाएगा, प्रिजर्व फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए रहेगा। दिस इज़, तो यहाँ पे जो 2 बातें कही गई, डीमिलिटरलाइज जोन रहेगा और साइंटिफिक रिसर्च के लिए रहेगा। इसे फोर्स में लागू किया गया था इसको 1961 में। ये जो 12 ओरिजिनल सिग्नेटरीज हैं इसके ट्रीटी के वो कौन कौन है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चाइल, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूके एंड यूएसए। जो ऑब्जेक्टिव है इस ट्रीटी का, जैसे हमने बोला कि डीमिलिटरलाइज रखना इस एंटार्क्टिक रीजन को और साइंटिफिक कॉपरेशन के लिए इसे यूज़ करना एंड सेट असाइड टेरिटोरियल, कोई भी नेशन इस पर जो है सोवरेनिटी नहीं अपनी वो कर सकता है, सोवरेनिटी मतलब ये एक अलग रहेगा, किसी भी नेशन का इसमें इस एरिया पे जो है कंट्रोल नहीं रहेगा, डीमिलिटरलाइज ये रहेगा। तो सेट असाइड टेरिटोरियल सोवरेनिटी डिस्प्यूट्स। एट प्रेजेंट अभी हम इसमें देखें तो 54 मेंबर्स जो हैं वो हो गए हैं इसके अंदर, ऑफ विच 29 कंट्रीज़ जो है वो कंसल्टेटिव स्टेटस रखते हैं। कंसल्टेटिव मतलब कि वोटिंग राइट्स हैं उनको। तो 29 कंट्रीज़ हैविंग वोटिंग स्टेटस इन दिस एंटार्क्टिक कंसल्टेटिव मीटिंग जो है हेल्ड होती है एनुअली, एंड 25 कंट्रीज़ जो है उन्हें नॉन कंसल्टेटिव मेंबरशिप दी गई है। तो 54 मेंबर्स है जिसमें से 29 जो है उनको तो कंसल्टेटिव स्टेटस है, वोटिंग का राइट है, एंड 25 जो है वो नॉन कंसल्टेटिव मेंबरशिप रखते हैं। इंडिया जो है वो मेंबर है एंटार्क्टिक ट्रीटी का। दिस इज़ इंपॉर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया भी इसका पार्ट है। तो इंडिया जो इसका मेंबर बना एंटार्क्टिक ट्रीटी का ऑन August 19, 1983 एंड ऑन September 12 ऑफ द सेम ईयर कंसल्टेटिव स्टेटस हमें दिया गया। कंसल्टेटिव यानी वोटिंग स्टेटस जो है वो दिया गया।
The member countries signed the Convention on Conservation of Antarctic Marine Living Resources at Canberra in 1980, which India ratified in 1985. फिर एक जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने साइन किया एक और प्रोटोकॉल है, दैट इज़ मैड्रिड प्रोटोकॉल, जिसे प्रोटोकॉल ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिक ट्रीटी भी कहते हैं। मैड्रिड प्रोटोकॉल 1991 में से साइन किया गया, जो कि डेजिग्नेट करता है इस कॉन्टिनेंट को एज नेचुरल रिजर्व डिवोटेड टू पीस एंड साइंस। अब रिसर्च स्टेशंस जो है अंटार्कटिक में उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोई परमानेंट ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है इस रीजन के अंदर अंटार्कटिक में। So there is no permanent human habitation in Antarctica and there are over 70 research stations जो है scattered हैं इस region में। 70 research station इस अंटार्कटिका के अंदर हैं, जो कि 29 countries के हैं। 70 research station scattered across the region from 29 countries, जो कि signatories हैं अंटार्कटिक ट्रीटी के। ये जो कंट्रीज़ हैं ये ऑब्लाइज हैं, ये बाध्य है कि ये प्रोटेक्ट करेंगे यहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको, वेलबींग ऑफ इन्वायरमेंट, एंड कॉपरेट करेंगे जो फेलो रिसर्चर्स हैं उनके साथ, उन्हें कॉपरेट करना है ना। इंडिया जो है यहाँ पे, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे 2 ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशंस जो हैं वो यहाँ पे अंटार्कटिका के अंदर है। वन इज़ मैत्री, जिसे कमीशन किया गया था 1989 में, और सेकेंड वन भारती, जिसे कमीशन किया गया 2012 में। इट हैज़ ऑल्सो सक्सेसफुली लॉन्च। अगर हम इंडिया की बात करें तो हम यहाँ पे 40 एनुअल साइंटिफिक एक्सपीडिशंस भेज चुके हैं अब तक। 40 साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू डेट हैज़ बीन लॉन्च देयर with हिमाद्री स्टेशन इन स्वेलबार्ड अबाउट द आर्कटिक सर्कल। एक नया स्टेशन जो इंडिया का है दैट इज़ हिमाद्री स्टेशन, और विद दिस हिमाद्री स्टेशन इंडिया ने ज्वाइन किया है उन नेशंस का एलीट क्लब जिनके मल्टीपल रिसर्च सेंटर्स बने हैं पोलर रीजन्स के अंदर। तो क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट अंटार्कटिका में जो रिसर्च कर रहे हैं वो बढ़ गए हैं, काफ़ी ग्रोइंग हो रहे हैं नंबर्स में। द ग्रोइंग नंबर्स ऑफ द इंडियन साइंटिस्ट इन अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन, इंडियाज़ कमिटमेंट टू अंटार्कटिक ट्रीटी, द सेंटर ने इसीलिए इंट्रोड्यूस किया इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022। बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग नंबर ऑफ इंडियन साइंटिस्ट इन अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन एंड इंडिया कमिटमेंट टू अंटार्कटिक ट्रीटी, ये बिल जो है सेंटर लेके आ रही है, अंटार्कटिक बिल 2022। अब ये जो बिल है ये प्रोवाइड क्या कर रहा है, ये हमें प्रोवाइड कर रहा है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। इंडिया अंटार्कटिक एक्टिविटीज़ जो की जा रही हैं उसको एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ये बिल थ्रू अ लीगल मैकेनिज़्म। ये हेल्प करता है एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम को लेकर। देन कन्फर करता है जुरिडिक्शन इंडियन कोर्ट्स को, कि कोई भी अगर डिस्प्यूट हुआ, क्राइम हुआ उस अंटार्कटिका रीजन में बाय द इंडियन सिटीज़न के द्वारा, तो उनके जो मैटर्स हैं उनको डील कर सकेंगे इंडियन कोर्ट्स। लेजिस्लेशन ऑफ सच काइंड विल बाइंड द सिटीज़न टू द पॉलिसीज़ ऑफ अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम। अगर हम ये जो गवर्नमेंट बिल लेके आ रही है, लेजिस्लेशन आ रहा है, तो दैट विल बाइंड, ये सिटीज़न को बाइंड करेगा टू द पॉलिसीज़ जो है अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम को लेकर। ये यूज़फुल है इन बिल्डिंग द क्रेडिबिलिटी एंड एनहेंसिंग द स्टेटस ऑफ कंट्री ग्लोबली। क्रेडिबिलिटी एंड स्टेटस इससे जो है इम्प्रूव होगा, इस लेजिस्लेशन को इसलिए भी लाया जा रहा है। The bill plans to facilitate India's involvement in the management of tourism in Antarctic and sustainable development of fishery. तो ये जो बिल है ये फैसिलिटेट करें इंडिया इन्वॉल्वमेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ टूरिज्म ओवर दी अंटार्कटिका एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द फिशरी। सो टूरिज्म एंड फिशरी को लेकर भी ये इंपॉर्टेंस रखता है। एंड इट ऑल्सो एम्स टू इंक्रीज इंडियाज़ इंटरनेशनल विजिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी इन द पोलर गवर्नेंस फॉर कॉपरेशन इन साइंटिफिक स्टडीज़ एंड लॉजिस्टिक्स। अब इस बिल में एक बोला गया है इंडियन अंटार्कटिक अथॉरिटी है उसका गठन किया जाएगा, उसको बनाया जाएगा। तो उसमें ये जो बिल लेके आ रहे हैं इसमें इंडियन अंटार्कटिक अथॉरिटी की बात की गई है, तो इसको देख लेते हैं क्या है। द बिल प्लान्स टू सेट अप द इंडियन अंटार्कटिक अथॉरिटी एज एन एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी। ये जो इंडियन अंटार्कटिक अथॉरिटी बनाई जाएगी ये एक एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी अंडर द अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री के अंदर। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर बना रहे हैं? अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री के अंदर बना रहे हैं, और एज एन डिसीजन मेकिंग बॉडी है, एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी से बनाया गया है। इनका काम क्या है? सुपरविजन करना। ये जो बॉडी बनाई जा रही है इंडियन अंटार्कटिक अथॉरिटी, तो इसका काम ये है कि सुपरवाइज़ करेगी अंटार्कटिक रिसर्च और एक्सपीडिशंस जो हो रहे हैं उधर, जो इंडियंस के द्वारा किया जा रहा है उसको सुपरवाइज़ करना। ये देखना कि प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन हो रहा है कि नहीं अंटार्कटिका के एनवायरनमेंट का, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, एंड कि जो इंडियन सिटीज़न वहाँ पे प्रोग्राम्स में एंगेज हैं क्या वो कंप्लाइंस कर रहे हैं कि नहीं विद रिस्पेक्ट टू द रूल्स और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उस रिस्पेक्ट में उनकी कंप्लाइंस को देखना।
देन ये जो IAA है, दैट इज़ इंडियन एंटार्क्टिक अथॉरिटी, ये हेड की जाएगी बाय द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। किसके द्वारा हेड की जाएगी? जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के, एंड विल हैव मेंबर फ्रॉम अदर रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज से भी यहाँ पे जो है मेंबर्स होंगे। इस बिल में ये भी है कि जो एक्टिविटीज़ कंटामिनेट करती हैं एनवायरनमेंट को, वहाँ अंटार्कटिका के एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा सकती है, उसको प्रोहिबिट किया जाए। इसी तरह जैसे प्लास्टिक यूज़ ऑफ गार्बेज, वहाँ पे जो है उसे जो है परमिट नहीं किया जाएगा। तो बिल प्रोहिबिट एक्टिविटीज़ दैट कंटामिनेट द एंटार्क्टिक कंटिनेंट इंक्लूडिंग न्यूक्लियर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉन स्टेराइल सॉइल एंड डिस्चार्ज ऑफ द प्लास्टिक गार्बेज एंड अदर सब्सटेंसेज। उसके बाद इंडियन एंटार्क्टिक मिशन की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन है उसकी शुरुआत होती है 1981 से, विद अ टीम ऑफ 21 साइंटिस्ट एंड सपोर्ट स्टाफ। शुरुआत में 1981 में जब भेजे गए थे तो 21 मेंबर्स को भेजा गया था, 21 साइंटिस्ट थे और सपोर्टिंग स्टाफ था। इंडिया ने अब तक 40 जो है एनुअल एक्सपीडिशंस कॉन्टिनेंट में अब तक भेजे जा चुके हैं, एंड सेट अप द एंटार्क्टिक साइंटिफिक डिवीजन एंड एंटार्क्टिक का लॉजिस्टिक डिवीजन। Then India has conducted a wide range of research on the topics including the climate process, conservation, terrestrial ecosystem, observational research and polar technology. तो अब तक इंडिया ने बहुत जो रिसर्च कंडक्ट की है अब तक, वो विथ रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट प्रोसेस की है हमने, कंजर्वेशन, टेरिटोरियल इकोसिस्टम पे, ऑब्जर्वेशनल रिसर्चेस, पोलर टेक्नोलॉजीज़ के रिस्पेक्ट में की है। जो एंटायर इंडियन एंटार्क्टिक प्रोग्राम है वो मैनेज कौन करता है? दैट इज़ नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, गोवा, इनके द्वारा मैनेज किया जाता है। जो इंडिया का इंडियन एंटार्क्टिक प्रोग्राम है उसको मैनेज कौन करता है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। कहाँ पे है ये ऑर्गेनाइजेशन? गोवा में है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च कहाँ पे? तो गोवा में है। नवंबर 15, 2021 में इंडिया ने लॉन्च किया इट्स लेटेस्ट एक्सप्लोरेशन एंटार्क्टिका विद 2 मेजर प्रोग्राम which aim to explore the link between India and Antarctica in the past and to understand the Antarctic climate. नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो एस्ट्रो बी पे है। एस्ट्रो बी ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया था। एस्ट्रो बी क्या है? एस्ट्रो बी रोबोट्स हैं जिन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा गया है। ये ह्यूमंस के साथ साथ काम करेंगे वहाँ पे, और इनका जो काम है, जो पहले एस्ट्रोनॉट्स उन्हें डे टू डे जो रूटीन एक्टिविटीज़ पे भी काम करना पड़ रहा, फोकस करना पड़ रहा था, वो नहीं करना पड़ेगा क्योंकि रोबोट्स जो है वो रूटीन एक्टिविटीज़ को लुक आफ्टर करेंगे। तो वो जो मोर इम्पॉर्टेंट टास्क है उस पर फोकस कर सकते हैं। जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो ज़्यादा जो ह्यूमन्स का काम है करने वाला वो एस्ट्रोनॉट्स करेंगे, और रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए रोबोट्स भेजे गए हैं। अगर हम देखें तो ये रोबोट्स क्या क्या काम कर सकते हैं? इट्स लाइक टेकिंग इन्वेंट्री एंड डॉक्यूमेंटिंग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय एस्ट्रोनॉट्स with their built-in cameras or working together to move cargo throughout the station. Astro-B also consists of a system that serve as a research platform that can be outfitted and programmed to conduct microgravity experiments. ये जो 3 फ्लाइंग रोबोट्स भेजे गए हैं इनका नाम है हनी, क्वीन एंड बम्बल। दे आर शेप लाइक द क्यूब्स की तरह ने क्यूबिकल शेप के हैं, 12.5 इंचेस वाइड। ये जो एस्ट्रो-बी है ये 3 क्यूब शेप रोबोट्स हैं। सम सॉफ्टवेयर एंड डॉकिंग चार्जिंग स्टेशन है इनके अंदर यूज़ फॉर रिचार्जिंग। दे आर अबाउट 32 सेंटीमीटर्स वाइड। 3 रोबोट्स प्रोपेल देमसेल्फ यूजिंग, दे आर हैविंग, ये जो रोबोट्स इनमें इलेक्ट्रिक फैंस हैं जिसकी वजह से दे आर अलाउड टू fly through the microgravity environment of the International Space Station. So they are having the electric fan that allow them to fly. They look around and navigate their surrounding using camera and sensors. All the robots are equipped with a perching arm that allow them to handrails to either conserve energy or grab and hold items. When they are running low on charge, they will get back to the docking station for recharging. तो यहाँ पे एक बार जब ये फुली कमीशनड हो जाएगा सिस्टम रोबोट्स वाला, तो एस्ट्रो-बी जो है सिस्टम विल टेक ओवर द स्फेयर्स एज अ स्पेस स्टेशन रोबोटिक टेस्ट फैसिलिटी। एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट में जो बम्बल रोबोट है दैट उसने टेस्ट किया नेविगेशन एबिलिटी को और जो मैपिंग डेटा है उसको कलेक्ट किया है, जबकि क्वीन जो है उसने जो पेनोरामिक इमेज ऑफ द इंटीरियर, जो ऑर्बिटल लेबोरेटरी की इंटीरियर इमेज है उसको कैप्चर किया है। ये जो एस्ट्रो-बी रोबोट्स बनाए गए हैं ये बनाए कैसे गए हैं? दे आर बिल्ट ऑन द नॉलेज जो कि एक्वायर की गई फ्रॉम द ऑपरेटिंग स्फेयर। स्फेयर की फुल फॉर्म क्या है? स्फेयर एक टर्म यहाँ इस
इस पूरे आर्टिकल में आई है और ये इंपॉर्टेंट भी है. स्फेयर इज सिंक्रोनाइज पोजीशन होल्ड एंगेज रिओरिएंट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट. नाउ स्फेयर के बारे में हम जान लेते हैं क्या है. तो स्फेयर जो है दैट इज़ अ 3 फ्लाइंग सैटेलाइट्स है ऑन द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि टेस्ट करते हैं डाइवर्स रेंज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फ्रॉम साइंटिस्ट ऑल ओवर अमेरिका. Sphere has been active for 10 years and continue to be one of the most popular project of NASA and a favorite of many astronauts who are fortunate enough to work with the Sphere project. नेक्स्ट टॉपिक जो है वो यूएस, ताइवान और चाइना पे जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसको लेकर है कि हाल ही में अभी जो है यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी जो है उन्होंने विज़िट किया ताइवान में, जिस पे कि चाइना बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है इसको लेकर. चाइना ने इस एक्ट को कंडेम किया है. यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी विजिट टू ताइवान कॉलिंग इट एक्सट्रीमली डेंजरस. पूरा एपिसोड ये है, पूरा इशू इसमें ये है कि चाइना जो है वो अपना क्लेम जो है जताता है ताइवान के ऊपर, जबकि ताइवान खुद को इंडिपेंडेंट नेशन मानते हैं और उनके डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स हैं. So it is Chinese see Taiwan as a breakaway province that will eventually be under Beijing control again. However, Taiwan sees itself as an independent country with its constitution है उनका, democratically elected leaders है ताइवान के, तो ताइवान is an independent country. चाइना प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने कहा है, हैज सेड रीयूनिफिकेशन विद ताइवान मस्ट बी फुलफिल्ड एंड हैज़ नॉट रूल्ड आउट द पॉसिबल यूज़ ऑफ फोर्स टू अचीव दिस. वो रीयूनिफिकेशन चाहते हैं ताइवान के साथ चाइना, और इसके लिए अगर फोर्स का इस्तेमाल किया जाना ज़रूरी है तो वो भी करेंगे, उन्होंने ऐसा कहा है. अब ताइवान के बारे में देखिए तो ताइवान जो है एक आइलैंड है जो कि रफली 100 माइल्स अवे है फ्रॉम द साउथ ईस्ट चाइना से. साउथ ईस्ट चाइना से 100 माइल्स अवे है, एक आइलैंड है. और जो ताइवान है दैट इज़ सिट्स इन द सो कॉल्ड फर्स्ट आइलैंड चेन में आता है. फर्स्ट आइलैंड चेन क्या है? यूएस के फ्रेंडली टेरिटरीज़ वाले जो नेशंस हैं वो हैं, दैट इज़ फर्स्ट आइलैंड चेन विच इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ द यूएस फ्रेंडली टेरिटरी, जो कि यूएस की फॉरेन पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर चाइना ताइवान को टेक ओवर करता है तो ऐसा मानना है वेस्टर्न एक्सपर्ट्स का कि जो चाइना पावर इन द वेस्टर्न पैसिफिक रीजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. दे बिकम दैट सजेस्ट इट कुड बी फ्रीयर टू प्रोजेक्ट पावर इन द वेस्टर्न पैसिफिक रीजन अगर वो ताइवान को कैप्चर करते हैं, टेक ओवर करते हैं तो. एंड दिस कुड थ्रेटन द यूएस मिलिट्री बेसिस जो उधर हैं, गुआम एंड हवाई पर्टिकुलरली, वो खतरे में, वो डेंजर सिचुएशन में आ जाएंगे. बट चाइना ऐसा कहता है कि ये प्योरली उसका जो इंटेंशन है वो प्योरली पीसफुल है. अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि क्या सिचुएशन रही है बिटवीन चाइना एंड ताइवान के बीच में. तो हिस्टोरिकल सोर्सेज सजेस्ट करते हैं कि जो आइलैंड है ताइवान फर्स्ट केम अंडर चाइनीज़ कंट्रोल में पहली बार कब आया था? 17th सेंचुरी में आया था, जब क्विंग डायनास्टी जो है उनका वो एडमिनिस्टर कर रहे थे. तो हिस्टोरिकल सोर्सेज सजेस्ट जो दैट द आइलैंड फर्स्ट केम अंडर द फुल चाइनीज़ कंट्रोल. पहली बार ये चाइनीज़ कंट्रोल में कब आए? 17th सेंचुरी व्हेन क्विंग डायनास्टी बिगिन एडमिनिस्ट्रिंग इट. उसके बाद 1895 में दे गिव अप द आइलैंड टू जापान को चाइना ने दे दिया था. 17th सेंचुरी में लिया था, 1895 में जापान को ये दे देते हैं. दे गिव अप आइलैंड टू जापान आफ्टर लूजिंग टू द फर्स्ट सीनो जापानीज़ वॉर हुआ था, उसमें हारने के बाद जापान को दे दिया गया. उसके बाद चाइना ने वापस से इस आइलैंड को 1945 में ले लिया था, जब जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिफीट हो जाती है जापान की, तो उसके बाद जापान से वापस चाइना ने 1945 में ले लिया था ये आइलैंड. लेकिन फिर सिविल वॉर जो है चाइना में ब्रोक आउट हो जाता है और यहाँ पे दो गवर्नमेंट्स होती हैं, दो के बीच में सिविल वॉर चलती है. दैट इज़ नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जो होती है जिसको लीड कर रहे थे चियांग काई शेक, और कम्युनिस्ट पार्टी जिसको लीड करते हैं माओ जेडोंग. तो कम्युनिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे माओ जेडोंग, और चाइनीज़ जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी उसको लीड करते चियांग काई शेक. फिर यहाँ पे सिविल वॉर में कौन जीत जाता है? कम्युनिस्ट जो है वो जीत जाते हैं 1949 में और बीजिंग पे अपना कंट्रोल स्थापित करते हैं. तो जो चियांग काई शेक थे, जो डिफीट खाई थी जिन्होंने, जो नेशनलिस्ट फोर्सेस को लीड कर रहे थे, चियांग काई शेक फिर उस वक्त फ्लीट कर जाते हैं और व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ द नेशनलिस्ट पार्टी नोन एज क्यूमिनटांग फ्ली टू. जो चियांग काई शेक हैं वो इस वक्त ताइवान चले जाते हैं, जहाँ फिर कुछ समय तक वो राज करते हैं. चाइना बोलता है कि चाइना पॉइंट्स आउट करता है कि जो हिस्ट्री है दैट सेज कि ताइवान ओरिजिनली चाइनीज़ प्रोविंस रहा है, लेकिन ताइवानीज़ जो है वो पॉइंट करते हैं टू द सेम हिस्ट्री टू द आर्ग्यू दैट दे वर नेवर द पार्ट ऑफ द मॉडर्न चाइनीज़ स्टेट का वो कभी हिस्सा नहीं रहे थे. दैट वाज फर्स्ट फॉर्म्ड आफ्टर द रिवोल्यूशन इन 1911 और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना दैट वाज एस्टैब्लिश अंडर माओ इन 1949.
तो चाइना जो है वो कह रहा है हमेशा से जो ताइवान है ओरिजिनली चाइनीज़ प्रोविंस का हिस्सा रहा है, लेकिन ताइवानीज ये कह रहे हैं कि जब से मॉडर्न चाइनीज़ स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस में आया है तब से वो इसका हिस्सा नहीं रहे हैं, ताइवान उसका हिस्सा नहीं रहा है। ये जो क्यूमिंटांग है, क्यूमिंटांग ताइवान की मोस्ट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी रही है एवर सिंस जब से कि रूलिंग ऑफ द आइलैंड फॉर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ये क्यूमिंटांग पार्टी वही है जो चियांग काई शेक की हम बात कर रहे थे, जब सिविल वॉर छिड़ती है चाइना में बिटवीन द कम्युनिस्ट एंड द नेशनलिस्ट फोर्सेस। जो नेशनलिस्ट पार्टी है उसे ही क्यूमिंटांग भी बोलते हैं, ये चियांग काई शेक की है। और वो फिर जब सिविल वॉर में हार जाते हैं तो उसके बाद ताइवान की तरफ चले जाते हैं। वो 1949 में सिविल वॉर जब छिड़ा उसके बाद 1949 में ये जो है ताइवान चले गए थे चियांग काई शेक। इनकी पार्टी थी नेशनलिस्ट पार्टी या क्यूमिंटांग पार्टी, और वहाँ जाके फिर ये वहाँ पे मार्शल लॉ डिक्लेयर कर देते हैं और ऑथोरिटेरियन रूल इनका रहता है। फिर 1990s में हम देखें तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स होते हैं ताइवान में, तब तक उनका रूल रहता है। तो ये जो क्यूमिंटांग पार्टी है ताइवान की, ये काफ़ी प्रोमिनेंट पार्टी है और सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द टाइम इन्होंने रूल किया है वहाँ पे। अभी ऐसे 13 कंट्रीज़ हैं जो कि रिकॉग्नाइज़ करते हैं ताइवान को एक सोवरेन कंट्री के तौर पे। कितने कंट्रीज़ हैं? 13 कंट्रीज़ इनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। एंड चाइना exert considerable diplomatic pressure on other countries not to recognize Taiwan or to do anything which implies recognition, whereas क्योंकि चाइना तो अपने टेक ओवर करना चाहता है ये ताइवान को, तो वही चाहते हैं कि डिप्लोमेटिकली वो प्रेशराइज करते हैं कंट्रीज़ को कि वो जो है ताइवान को एज अ सोवरेन नेशन रिकॉग्नाइज ना करें और टू डू एनीथिंग जिससे कि ऐसा रिकॉग्नाइजेशन हो, ऐसा कुछ हो बाकी नेशंस ना करें। ताइवान डिफेंस मिनिस्टर हैज सेड द रिलेशन विद चाइना आर वर्स दे हैव बीन फॉर 40 years। अब इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस ऑफ ताइवान अगर देखें, इन केस अगर वॉर ब्रोकआउट होती है तो चाइना एंड ताइवान के बीच में, तो हाउ मच मिलिट्रली जो ताइवान है वो तैयार है इस रिस्पेक्ट में। तो चाइना यहाँ हम देखें तो रीयूनिफिकेशन वो इस तरीके से ब्रॉड कर सकते हैं इस एरिया का, बाय नॉन मिलिट्री तरीके से भी रीयूनिफिकेशन किया जा सकता है, बाय इकोनॉमिक टाइज जो है उसको स्ट्रेंथन करके भी रीयूनिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री वाइज देखें तो ऑब्वियसली जो चाइना है वो यूएस के बाद डिफेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग है उनकी। चाइना स्पेंड मोर देन एनी अदर कंट्री एक्सेप्ट द यूएस इन डिफेंस। सो उनके पास जो उनकी नेवल पावर है, मिसाइल टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट, साइबर अटैकिंग पावर, ऑल दीज वे अबव है। And much of the China military power is focused elsewhere, but in overall terms of active duty personnel, there is a huge imbalance between the two sides की अगर हम बात करें in terms of their military personnel भी ज़्यादा उनके पास चाइना के पास। So अब यहाँ पे US का रोल देखें तो US जो है दैट सम हेल्प कुड कम फ्रॉम द US जो कि सेल करता है आर्म्स ताइवान को। अनटिल नाउ वॉशिंगटन की जो पॉलिसी रही है दैट इज़ स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी। स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी से क्या मतलब है? दैट US हैज़ बीन डेलिबरेटली अनक्लियर अबाउट वेदर और हाउ इट वुड डिफेंड ताइवान इन द इवेंट ऑफ अटैक। तो अभी तक US की पोजीशन क्लियर नहीं है हाउ दे गोइंग टू, किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, किस तरह से डिफेंड करेंगे ताइवान को इन केस अगर अटैक होता है तो। डिप्लोमेटिकली बात करें तो US करंटली जो है अभी वन चाइना पॉलिसी जो स्पेसिफिक है, वन चाइना पॉलिसी के तहत ये है कि चाइना एक ही है एंड ताइवान इंटीग्रल पार्ट ही माना जाता है उसके तहत ताइवान जो है चाइना का। तो डिप्लोमेटिकली तो US currently sticking to one China policy which recognize only one Chinese government in Beijing and has a formal ties with China rather than Taiwan. So US is having a formally ties with China and rather than with Taiwan. One China policy says recognize long held position in Beijing that there is only one China and that Taiwan is a part of it. तो diplomatically तो US जो है उनकी अडेरेंस है, मानते हैं वो वन चाइना पॉलिसी को जिसमें ताइवान को चाइना का हिस्सा ही माना जाता है। नेक्स्ट टर्म यहाँ पे है अबाउट वन कंट्रीज टू सिस्टम अप्रोच। वन कंट्री टू सिस्टम अप्रोच क्या है? ये जो वन कंट्री टू सिस्टम अप्रोच है ये प्रिंसिपल सबसे पहले जो प्रपोज किया था ये डेंग जियाओपिंग ने किया था, और इसमें उन्होंने ये बताया था कैसे रेस्टोर किया जा सकता है रिलेशन बिटवीन द चाइनीज़ कम्युनिस्ट मेनलैंड जो है उनके टर्म्स विद द हिस्टोरिकली चाइनीज़ टेरिटरीज जो रही हैं लाइक ताइवान, हांगकांग, मकाओ जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ हैं, उनके साथ कम्युनिस्ट चाइना के रिलेशन को किस तरीके से रिस्टोर किया जा सकता है। तो ये सबसे पहले जो प्रिंसिपल था वन कंट्री टू सिस्टम अप्रोच। टू सिस्टम क्योंकि चाइना में तो कम्युनिस्ट मेनलैंड, चाइना इज़ अ कम्युनिस्ट मेनलैंड, जबकि उनके जो हिस्टोरिकल टेरिटरीज रहे हैं हिस्टोरिकली चाइनीज़ टेरिटरीज लाइक ताइवान, हांगकांग, मकाओ, यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकनॉमीज़ हैं, तो इनके रिलेशन को दोनों के कैसे रेस्टोर किया जा सकता है ये प्रिंसिपल दिया था सबसे पहले डेंग जियाओपिंग ने इन द जिसे टर्म किया गया वन कंट्री टू सिस्टम अप्रोच।
अब कुछ समय से क्या एक्ट्स हुए जिनकी वजह से दोनों कंट्रीज़ ताइवान और जो चाइना के रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा डिटीरियरेट हो गए हैं। तो कुछ इंसिडेंसेस जो हैं उनको देखते हैं। 2021 में चाइना ने अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स भेजे थे ताइवान के एयर डिफेंस जोन में, जहाँ पे कि मतलब अलाउड नहीं होता है। ताइवान एयर डिफेंस जोन में अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजे 2021 में। ताइवान ने 2020 में पब्लिक बताया था कि क्या जो चाइनीज़ प्लेन इनकर्शन कर रहे हैं उसके बारे में बताया था पब्लिकली। एंड देन ताइवानीज़ पार्लियामेंट हैज़ पास्ड, ताइवान की पार्लियामेंट ने एक एंटी इन्फिल्ट्रेशन बिल पास किया था, जिसकी वजह से जो रिलेशन थे और जो है फर्दर डिटीरियरेट हुए दोनों कंट्रीज़ के। एंड दिस हैज़ बीन पास्ड, ये जो बिल इन्होंने एंटी इन्फिल्ट्रेशन बिल जो पास किया था, ये न्यूज़ थी उस वक्त कि चाइना जो है, जो ताइवान का मीडिया है उसे इन्फ्लुएंस कर रहा है गलत तरीक़ों से, इलिसिट मीन से उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है वहाँ के मीडिया को, जिससे कि क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं वहाँ जो इलेक्शंस हो रहे हैं, पॉलिटिकल इलेक्शंस, उनको चाइना इन्फ्लुएंस करना चाहता है, इसलिए वो उनकी मीडिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है गलत तरीक़ों से। इसके अलावा ताइवान की जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट था विद रिस्पेक्ट टू यूनिफिकेशन अंडर वन कंट्री टू सिस्टम अप्रोच, उसको रिजेक्ट किया था ताइवान प्रेसिडेंट ने, और ये कहा था कि दे आर रेडी टू डिफेंड द आइलैंड नेशन सोवरेनिटी। देन चाइना हाउएवर क्लेम्स ताइवान एज इट्स टेरिटरी एंड वो उसे अपने बीजिंग कंट्रोल में लाना चाहते हैं। अब जो ये इम्पोर्टेंस ताइवान इंडिया के लिए क्या रखता है या वर्ल्ड के लिए क्या रखता है वो देखते हैं। तो ताइवान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूजली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनते हैं, जो फ़ोन लैपटॉप्स बन रहे हैं, वॉचेस एंड गेम बन रहे हैं, ये सारे पावर्ड बाई कंप्यूटर चिप्स हैं। कंप्यूटर चिप्स ताइवान में बनती हैं। एंड बाय वन मेजर अ सिंगल ताइवानीज कंपनी, द ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है TSMC, द ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दैट हैज़ ओवर वर्ल्ड का आधा मार्केट जो है वो फेच करती है ये कंपनी। एंड चाइनीज़ अगर टेक ओवर होता है ताइवान पे, तो जो बीजिंग का कंट्रोल आ जाएगा ये जो वर्ल्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं इन पे। अब यूएसए का रोल ताइवान में क्या है, तो देखिए, तो यूएस जो है अभी तक सबसे इम्पॉर्टेंट एलाय रहा है, फ्रेंडली नेशन रहा है ताइवान का। 1979 में यूएसए ने अपने डिप्लोमेटिक जो रिकग्नाइजेशन था ताइवान का वो एंड कर दिया था, क्योंकि उन्हें यूएसए को अपने जो टाइज थे चाइना के साथ बढ़ाने थे, लेकिन बाद में वापस से उन्होंने उसे रिवोक करा और पास किया था ताइवान रिलेशन एक्ट, जिसमें प्रॉमिस किया गया था कि वो ताइवान को जो है डिफेंस इक्विपमेंट्स, वेपन्स जो है उसे सप्लाई करते रहेंगे, एंड स्ट्रेस दैट एनी अटैक बाय चाइना वुड बी कंसिडर अ ग्रेव कंसर्न टू यूएसए। उसके बाद ताइवान ट्रैवल एक्ट आया, जो कि एम करता है ग्रेटर एंगेजमेंट बिटवीन द यूएस एंड ताइवान। यूएस हैज़ ऑल्सो सॉट टू लेवरेज ताइवान टू प्रेशर चाइना इन द यूएस ऑनगोइंग ट्रेड वॉर। इंडिया का स्टैंड इस पूरे इशू पे क्या है, तो हम बात करते हैं इंडिया की पॉलिसी ताइवान को लेकर क्लियर है, और हम प्रमोट करते हैं, हमारा फोकस रहता है विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टूरिज़्म, और गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, प्रमोट करती है इंटरेक्शन इन एरियाज़ ऑफ द ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टूरिज़्म, कल्चर, एजुकेशन एंड अदर पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस। इंडिया ने कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है ताइवान के साथ। इंडिया डज नॉट हैव एनी फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस ताइवान के साथ डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन दोनों साइड, बोथ द साइड्स हैव ट्रेड और पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस हैं, टाइज हैं। नेक्स्ट वन जो है वो है हेलफायर RNX। ये क्या है हेलफायर RNX? जो है ये वेपन यूज़ किया गया CIA के द्वारा इन किलिंग द अल ज़वेरी इन अफ़गानिस्तान में जो मारे गए हैं अल ज़वेरी, उनके किलिंग के लिए जो वेपन यूज़ हुआ है वो है हेलफायर RNX। नो वॉरहेड एक्सप्लोसिव, जस्ट ब्लेड स्विंग आउट टू किल वन गाय। दिस हेलफायर RNX मिसाइल ये मॉडिफाइड वर्जन है ऑफ द रिनाउंड हेलफायर मिसाइल का, विच वाज एन, जो कि एक एंटी टैंक वेपन है। डेवलप किया गया था इसे 1980s में एंड वाज मॉडिफाइड किया गया। उसके बाद कई बार इसे मॉडिफाइड किया जा चुका है अब तक, स्पेशली आफ्टर 9/11 अटैक्स के बाद। द मिसाइल इज डिज़ाइन इन अ वे दैट इट कैन शो मोर देन 100 pounds ऑफ मेटल टू किल इट्स टारगेट, बी अ कार और अ बिल्डिंग। ये बेटर नोन इन द मिलिट्री सर्कल में इसे जाना जाता है बाय द नेम AGM-114 RNX, एंड द हेलफायर RNX इज़ अ US ओरिजिन मिसाइल है ये, नोन टू कॉज मिनिमम कोलेटरल डैमेज वाइल एंगेजिंग इंडिविजुअल टारगेट्स। जो मोस्ट लीथल एस्पेक्ट है इस RNX का इज़ द हेलो ऑफ 6 लॉन्ग ब्लेड्स विच आर पैक्ड इनसाइड दैट डिप्लॉय through the skin of missile moments before impact to ensure that it shreds anything in its tracks. इसे निंजा, इसको ये जो हमारी हेलफायर है मिसाइल, इसको निंजा मिसाइल भी बोलते हैं।
ये जो वेपन है इसमें दिस डज नॉट कैरी अ वॉर हेड, यहाँ पे इंस्टेड डिप्लॉय किया जाता है एक रेजर शार्प ब्लेड्स को एट द टर्मिनल स्टेज ऑफ इट्स अटैक ट्रैजेक्टरी। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ दिस हेलफायर RNX। तो लास्ट फ्यू ईयर्स में यूएस मिलिट्री द्वारा ये काफ़ी सीरीज़ ऑफ अटैक्स में, एयर स्ट्राइक्स में इसका इस्तेमाल किया गया है इस सीक्रेटिव वेपन का। और टू दिस डे द यूएस अथॉरिटी ने अभी कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दी है विथ अबाउट दिस RNX हेलफायर मिसाइल्स। इट अपियर्स टू बी इसका इस्तेमाल जो किया जा रहा है वो हाई वैल्यूड टारगेट्स जो हैं उनके लिए किया जा रहा है। ओवर द लास्ट 4 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 11 कन्फर्म केसेस में इस वेपन का इस्तेमाल हुआ है। Many of these took place in Syria, although the RNX missile is believed to have been used in Afghanistan, Libya, Somalia and Yemen.